तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन ये कहां पे होगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 की, जो कि बांग्लादेश में होगा। 3 से लेके 20 अक्टूबर 2024 तक ये होगा। बांग्लादेश में 2 जगह ये होगा। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में जो शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे, और वहाँ पे जो सिलहट नाम का एक स्थान है, तो वहाँ पे सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे होगा। इस बार याद रखना ये इसका नवा एडिशन है। 10 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है, और इसमें जो भारतीय महिला टीम खेलेंगी उनमें जो कप्तान होंगी वो कौन है? हरमनप्रीत कौर है। आपको मैं बता दूं, पहली बार जब ये हुआ था आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप, ये 2009 में हुआ था। वो इंग्लैंड में हुआ था, उसको जीता भी इंग्लैंड ने था, न्यूजीलैंड को हराया था। और अभी लास्ट टाइम ये 2023 में हुआ था। ये 2022 वाला था जो 2023 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। और अभी ये 2024 में हो रहा है, नवा संस्करण है बांग्लादेश में, और हर 2-2 साल में होता है। तो अब अगला जो होगा 10वां संस्करण 2026 में होगा, वो इंग्लैंड में होगा। तो ये तो मैंने आपको सारी बात बता दी आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप से संबंधित। और आपको याद हो तो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न हमने पढ़ा था अभी कि आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? सना मीर को। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 36वीं बार ला लीगा खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। ला लीगा 2023-24 की हम बात कर रहे हैं, और इसकी बात करें यह है क्या, तो ये दुनिया में सबसे लोकप्रिय पेशेवर क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है जो स्पेन में होता है। और अभी इसी को जीत लिया रियल मैड्रिड ने, जो कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। और रियल मैड्रिड का ये 36वां ला लीगा खिताब है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में टी20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा यजुवेंद्र चहल। तो यजुवेंद्र चहल ये टी20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अभी आईपीएल 2024 चल रहे हैं, वहां पे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत को आउट करके उन्होंने टी20 में अपना 350वां विकेट पूरा किया। यजुवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, आपको बताएं। अभी कुछ दिन पहले भी इनसे एक प्रश्न पढ़ा था हमने कि आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे ये आईपीएल में। और यहाँ प्रश्न में हम बात कर रहे हैं पूरे टी20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ये, तो ध्यान रखना ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो आंसर होगा काइरेन विल्सन। काइरेन विल्सन ये इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर हैं, और अभी इन्होंने ही वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। और ये उनका पहला स्नूकर विश्व खिताब है। वे इंग्लैंड से हैं, और यहाँ पे उन्होंने फाइनल में किसको हराया? जैक जॉन्स को हराया है। और आप कह सकते हो कि वे विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले 23वें खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, भारत में जो टॉप स्नूकर प्लेयर हैं या सबसे चर्चित जो स्नूकर प्लेयर हैं, उनका नाम याद रखना, पंकज आडवाणी है। इनका नाम आपको पता ही होगा वैसे भी। और अभी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब इन्होंने जीता है, तो इनका नाम भी याद रखना, काइरेन विल्सन इनका नाम है। ये इंग्लैंड से आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो आंसर होगा स्कॉट फ्लेमिंग। तो स्कॉट फ्लेमिंग अभी भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच बन गए हैं। ये किस देश के हैं? अमेरिका। अमेरिकी बास्केटबॉल कोच हैं ये। और ये किनको रिप्लेस करेंगे या किन की जगह लेंगे? तो सर्बियाई कोच थे अभी तक वेसेलिन मैटिक, ये उनकी जगह लेंगे। तो स्कॉट फ्लेमिंग का नाम याद रखना। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के ये अभी मुख्य कोच बन गए, ये याद रखना। आपको याद है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1950 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेसिडेंट है आधव अर्जुना। वैसे इंटरनेशनली जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे आप फीबा कहते हो, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, उसकी स्थापना होती है 1932 में। हेडक्वार्टर मीज स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है शेख साउद अली अल थानी। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, क्योंकि ये दिवस अब हम पहली बार मनाने जा रहे हैं। तो आंसर होगा 25 मई को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। और 25 मई को ही क्यों, ये आप जानना चाहोगे? क्योंकि पहला जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है वो 25 मई 1924 में पेरिस में हुआ था।
और अभी इसकी 100वीं वर्षगांठ है, तो उसी को यानी कि 25 मई को ये दिन चुना गया है। तो सिंपल सा क्या याद रखना है, एक लाइन में बोलूंगा तो 25 मई को हम विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मना रहे हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 7 मई को। तो वर्ल्ड अस्थमा डे, याद रखना ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने इसे 7 मई को मनाया। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पता है, अस्थमा के बारे में जागरूकता फैलाना। थीम क्या है, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर। पहली बार इस दिन को 1998 में मनाया गया था। अस्थमा ये फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें सांस लेने में समस्या होती है। अस्थमा को ठीक तो नहीं किया जा सकता, पर इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप टाइम से इसकी दवाई लेते हो तो। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में विश्व रेड क्रॉस दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 8 मई को। तो हर साल 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताऊं तो वो तारीख है 8 मई 1828 की, जब रेड क्रॉस संस्थान की स्थापना करने वाले हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था। कहां पे, स्विट्जरलैंड में। ये जो रेड क्रॉस संस्था है ये क्या काम करती है, तो दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और अन्य संकटों से पीड़ित लोगों की मदद करती है, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी देती है। तो हेनरी ड्यूनेंट की याद में ही उनकी जयंती के दिन यानी कि 8 मई को ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 8 मई 1948 में मनाया गया था। और ये भी बता दूं कि 1984 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कर दिया गया। साथ में ये भी आप जरूर याद रखना, ये स्टैटिक प्रश्न बनेगा कि पहला नोबेल शांति पुरस्कार ये किसे मिला था 1901 में, हेनरी ड्यूनेंट को। इनके साथ वैसे एक और व्यक्ति थे, लेकिन इनका नाम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी, उसको 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार। कब कब, 1917, 1944 और 1963। और इस तरह से ये दुनिया का एकमात्र संस्था है जिसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे वन लाइनर फैक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, ध्यान में रखना। अपडेट फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 7 मई को। तो हर साल 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं हम। तो विश्व स्तर पर फिटनेस के महत्व के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने और एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो स्थापना होती है 1912 में, हेडक्वार्टर है मोनाको में और प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए। इसी तरह से एक मिलता जुलता दिवस है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, वो हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। और भारत में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, वो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को यानी कि 29 अगस्त को मनाते हैं, तो वो भी ध्यान में रखना। अच्छा, इसी तरह से बीच में एक और दिवस हमारा छूट गया था, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये 5 मई को मनाते हैं। ये इसको हल्का फुल्का दिवस मत समझना कि ऐसे ही होगा, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 8 मई को। थैलेसीमिया ये रक्त संबंधित एक रोग है, यानी कि ब्लड डिसऑर्डर है। ये अनुवांशिक रोग है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैलता है। क्या होता है इसमें, तो इसमें रोगी के लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी नहीं बन पाती है और उस कारण से पर्याप्त हीमोग्लोबिन भी नहीं बन पाता। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है। तो अगर आरबीसी नहीं बनेंगी पर्याप्त मात्रा में तो फिर खून की कमी हो जाएगी, यानी कि एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। और फिर रोगी को जीवित रहने के लिए हर दूसरे तीसरे सप्ताह के बाद रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। पहली बार इस दिवस को 1994 में मनाया गया था। थीम भी है, थीम थोड़ी बड़ी है, तो स्टार्टिंग का आप ये पार्ट ध्यान में रख लो, एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा यजुवेंद्र चहल को। तो लोकसभा चुनाव में मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अभी गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वैसे इनके अलावा लोकप्रिय गायक हैं एमडी देसी रॉक स्टार और नवीन पुनिया, उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेकिन ये ज्यादा चर्चित हैं, ये ज्यादा फेमस हैं, इसलिए हमें इनका नाम याद है। और ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया जाता है, जो सबसे ज्यादा चर्चित होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, लोगों में जो सबसे ज्यादा फेमस होते हैं, उन्हीं को तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, क्योंकि लोग उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा सुबोध कुमार को।
तो तमिलनाडु कैडर के 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं सुबोध कुमार, जिनको अब आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, आयुष मंत्री कौन है अगर ये पूछेंगे तो सर्बानंदा सोनोवाल है, जिनके पास शिपिंग मंत्रालय भी है। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? ए मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा जॉन स्विनी। देखो, स्कॉटलैंड में प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं बोलते, वहां स्कॉटिश गवर्नमेंट का जो प्रमुख होता है उसे फर्स्ट मिनिस्टर बोला जाता है। तो याद रखना भी, स्कॉटलैंड के नए फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं जॉन स्विनी। ये यहाँ के 7वें नंबर के पहले मंत्री बने हैं, फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? तो हुम्जा यूसुफ का। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हुम्जा यूसुफ इनका नाम है। ये स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर हुआ करते थे। तो इस तरह से भी प्रश्न हो सकता है बन जाए कि अभी स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, नाम बताओ। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, अभी नए जो बने और जिनको रिप्लेस किया। देखो, स्कॉटलैंड की पहले बात करते हैं, तो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। स्कॉटलैंड आपने नाम सुना होगा, ये यूके का ही पार्ट है, ध्यान रखना। देखो, आपको ये तो पता होगा यूके में 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो हम यहाँ पे स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं, जिसकी कैपिटल एडिनबर्ग होती है, पाउंड स्टर्लिंग। और स्कॉटलैंड से आपको कुछ याद आता है क्या? एक प्रश्न याद आना चाहिए जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा, कि स्कॉटलैंड ये दुनिया का, पूरी दुनिया का पहला देश बना था जिसने महिलाओं के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री किया। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा आर शंकर रमन। तो लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के नए अध्यक्ष बन गए हैं आर शंकर रमन, इनका नाम है। लार्सन एंड टुब्रो, इसकी स्थापना होती है 1946 में, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और एमवी राव भारतीय बैंक संघ के अभी नए अध्यक्ष बने थे। और नवाब सलाम सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, ये अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष बने थे। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। और नवाब सलाम अगर पूछे किस देश से बिलोंग करते हैं तो ये लेबनान के हैं। इनके देश भी याद रखा करो, इस तरह के प्रश्न बन चुके हैं 2 बार एग्जाम में। और अनिल कुमार लाहौटी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी देशवासियों से $100 बिलियन से अधिक प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की 2024 की रिपोर्ट आई और उसी में बताया गया कि $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला पहला देश बन गया है भारत। 2022 में प्रवासी भारतीयों ने $111.22 बिलियन यानी कि लगभग 9.28 लाख करोड़ रुपए अपने देश में भेजे हैं। और इस प्रकार भारत $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला पहला देश बन गया है दुनिया का। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पे मैक्सिको है तो तीसरे पे चाइना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज के द्वारा भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप लॉन्च किया गया, क्या नाम है उसका? तो आंसर होगा सिक्योर IoT। तो चेन्नई की एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज और अभी इन्होंने ही भारत की पहली वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल, जिसे आप कमर्शियली बेचोगे, तो ऐसी भारत की पहली वाणिज्यिक हाई परफॉर्मिंग चिप इन्होंने बनाई है, उसको लॉन्च किया है और चिप का नाम रखा है सिक्योर IoT। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। कंपनी ने कहा कि ये एकमात्र भारतीय चिप है जो इस सेगमेंट में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। अब आप पूछोगे कि भैया ये चिप काम क्या करेगी? तो जो भी स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगते हैं आजकल, उसी तरह से वाटर मीटर, गैस मीटर, ये सब स्मार्ट मीटर लगते हैं। उसी तरह से बड़े बड़े घरों में, बंगलों में आपने देखा होगा स्मार्ट लॉक लगते हैं दरवाजों पे, पंखे स्मार्ट आ गए, स्पीकर हो गए, टीवी हो गए, मतलब इस तरह की जो भी स्मार्ट चीजें आ रही है आजकल, जो भी एडवांस चीजें आ रही हैं, तो ये उन सबको कंट्रोल करने का काम करेगी ये चिप। तो प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न क्या था? इस कंपनी का नाम याद रखना पहले तो, ये चेन्नई की एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, नाम क्या है? माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी। और इन्होंने ये चिप बनाई है, ये भारत का पहला वाणिज्यिक हाई परफॉर्मिंग उच्च प्रदर्शन करने वाला चिप है जिसका नाम है सिक्योर IoT। क्या काम करेगा वो मैंने आपको समझा दिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा बजाज ऑटो ने। तो अभी विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च कर रहा है कौन? बजाज ऑटो। तो बजाज कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव बजाज, अभी उन्होंने कहा है
कि अभी जून महीने में ये भारत में लॉन्च होगी दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल। जैसे कि आपकी कार होती है ना, सीएनजी कार होती है, उसी तरह से ये बाइक होगी अब सीएनजी की, जो सीएनजी पे भी चलेगी और पेट्रोल पे भी चलेगी। नाम क्या होगा अगर आप जानना चाहो तो अभी तक तो नाम वगैरह कुछ आया नहीं है। जब ये लॉन्च हो जाएगी तो नाम भी आ जाएगा। सीएनजी मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें सबसे ज्यादा होता है मिथेन, CH4। ये एक हल्की गैस है, याद रखना। और मिथेन से आपको याद आएगा, दुनिया का पहला मिथेन से उड़ने वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया था? चाइना ने। एक एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं। उसमें क्या होता है? मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। वो भारी गैस होती है और उसमें जो स्मेल आती है, गंध के लिए हम क्या डालते हैं? इथाइल मरकैप्टन। अगर मैं पूछूं कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया था, तो आंसर होगा असम में। और विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल ये कहां पे बनेगा? भावनगर, गुजरात में। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा भावी मेहता को। तो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024 दिया गया भावी मेहता को। आपको बता दूं, ये जो अवार्ड है, ये बुक का जो कवर होता है ना, जो उसका मेन कवर होता है, उसके लिए दिया जाता है जिसने बेस्ट बुक कवर डिजाइन किया हो। तो अभी भावी मेहता को ये अवार्ड मिला। तो आप जानना चाहोगे इनको किस बुक के कवर के लिए, किस बुक का कवर डिजाइन करने के लिए ये अवार्ड मिला? तो आप फोटो में तो देख ही रहे होंगे। इस बुक का नाम है द बुक ब्यूटीफुल और इस बुक के लेखक हैं प्रदीप सेबेस्टियन। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार के अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क टाइम्स। देखो, ये जो पुलित्जर पुरस्कार है, याद रखना, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार इसे माना जाता है। अभी 2024 के लिए इसकी घोषणा की गई है। कौन देता है? अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वो देता है। पहली बार 1917 में दिया गया था और ये अलग अलग कैटेगरियों में दिया जाता है। देखो, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो ये है अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग कैटेगरी। अभी इसमें दिया गया न्यूयॉर्क टाइम्स को। आपको याद हो तो पिछले साल भी हमने जब ये प्रश्न पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में ये दिया गया न्यूयॉर्क टाइम्स को ही। और बीच में एक एग्जाम भी हुआ था, वहां पे ये प्रश्न ही पूछा गया था इसी कैटेगरी का। तो मैंने कहा ना, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। वैसे और भी कई कैटेगरी है, आप लोग जानना चाहो तो मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिस्ट लगा रहा हूं, तो दोनों में आप देख लेना वीडियो को पॉज करके। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, ये पुलित्जर पुरस्कार है और एक प्रिट्जकर पुरस्कार होता है। मिलते जुलते नाम है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओ तो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार है ना, ये तो आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है। और 2024 का ये है, किसे मिला हम पढ़ चुके हैं, रिकेन यामामोटो को मिला था, जो जापान के हैं। और क्या ये पुरस्कार किसी भारतीय को भी मिल चुका है? तो आंसर होगा यस। तो उन भारतीय का नाम है बालकृष्ण दोषी। तो ये भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट जिसका नाम है SR-75, इसका पहली बार सफल प्रक्षेपण अभी किसने किया? तो आंसर होगा हाई इंपल्स नाम की कंपनी ने। ये जर्मनी की एक कंपनी है, एक स्टार्टअप आप बोल दो, एक कंपनी आप बोल दो, जिसका नाम है हाई इंपल्स। और अभी इसी ने ये रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम SR-75 है। कहां से लॉन्च किया या कहां सफल परीक्षण किया? तो ऑस्ट्रेलिया में। अब आप पूछोगे, ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने रॉकेट लॉन्च करती रहती हैं, तो इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसकी एक खास बात है, इसमें पैराफिन ईंधन, पैराफिन फ्यूल का इस्तेमाल हुआ है, जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं। तो ये दुनिया का पहला रॉकेट है जिसमें पैराफिन फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स, ये तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो आंसर होगा बोइंग कंपनी। तो सुनीता विलियम्स, आप जानते हो, ये भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हैं और ये तीसरी बार स्पेस में जाएंगी। अभी जाने वाली थी वैसे ये 6 मई 2024 को अमेरिका की बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाली थी ये, पर एन टाइम पे, एन वक्त पे अंतरिक्ष यान में खराबी आ गई, कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट को या इनके जाने के शेड्यूल को अभी पोस्टपोन कर दिया गया। अब कुछ समय के बाद जाएंगी, कब जाएंगी अभी डेट वगैरह नहीं आई, लेकिन जाएंगी जरूर। आपको बता दूं, वो पहली बार 2006 में गई थी, फिर दूसरी बार 2012 में और अब तीसरी बार जाएंगी। अच्छा, इनसे पहले और कौन कौन भारतीय महिलाएं हैं जो स्पेस में जा चुकी हैं?
तो एक तो कल्पना चावला आप सभी जानते हैं, एक ये सुनीता विलियम्स हो गई और एक शिरीषा बांदला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन होंगी, तो आंसर होगा क्रिस्टीना कोच। ये अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका जो आर्टेमिस मिशन है उसके तहत जाएंगी। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पे आर्टेमिस मिशन आया है तो अभी इसमें शामिल होने वाला 39th नंबर का सदस्य देश कौन सा बना था? ये हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में, इसीलिए ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। बाकी अगर पूछे कि स्पेस में जाने वाला पहला उपग्रह सैटेलाइट कौन सा था दुनिया का, तो आंसर होगा स्पुतनिक, ये रशिया का था। और भारत का पहला कौन सा था? आर्यभट्ट। स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दुनिया के? यूरी गागरिन थे, वो यूएसएसआर से थे, वो गए थे 12 अप्रैल 1961 को। और पहले भारतीय पूछेंगे स्पेस में जाने वाले, तो आंसर होगा राकेश शर्मा। अच्छा, चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। आप सभी जानते हो 1969 में गए थे, अमेरिका के थे। वैसे भारत का लक्ष्य क्या है चांद पर इंसानों को भेजने का? 2040 का है। और अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा लक्ष्य 2035 का है। और स्पेस में जाने की बात हो रही है तो आपके माइंड में एक नाम जरूर आ रहा होगा, गोपीचंद थोटाकुरा का। हमने पढ़ा था इनके बारे में। वे पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्हें जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसके न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चुना गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण अभी कहां पे किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अभी इसरो ने बताया कि ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, इसको स्टार्ट करने के लिए प्री बर्नर को इग्नाइट करना पड़ता है, मतलब उसे जलाना पड़ता है। और अभी इसी का सफल परीक्षण किया गया, अभी इसी की टेस्टिंग की गई। कहां पे की गई? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। और मैं आपको बता दूं, ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, ये LVM-3 रॉकेट की पेलोड की कैपेसिटी को बढ़ा देगा। ये LVM-3 वही रॉकेट है जिसके जरिए हमने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था। हाँ, आप इसे LVM-3M4 भी बोल सकते हो, उसी की हम बात कर रहे हैं। और अभी इसरो ने कहा है कि वे चंद्रयान 4 मिशन में भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल करेगा, पर इस बार ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन इस रॉकेट में लगा देगा जो कि इस रॉकेट की सेकंड स्टेज में लगे विकास इंजन को रिप्लेस करेगा। और ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन की हम बात कर रहे हैं, वो लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन के कॉम्बिनेशन पर काम करता है। तो अभी उसी के लिए ये प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण किया इसरो ने। कहां पे? हमने देख लिया, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। अच्छा, अगर इंजन से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, चलो ये आप ही का होमवर्क प्रश्न होगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अभी दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को किसने बनाया था? किसने बनाया था? उस इंजन का नाम क्या रखा था? और उस इंजन को जिस रॉकेट में यूज किया जाएगा, उस रॉकेट का नाम क्या है? इस एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए, अब उत्तर दीजिए आप। बाकी अगर हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर बंगलुरु में हो गया। और इसके चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ। इनकी अभी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम है नीलावु कुदीचा सिम्हांगल। और अभी इन्हें KPP नाम्बियार पुरस्कार भी मिला था। और इसरो का मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजीज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, अभी इसरो को चंद्रयान 3 के लिए ये 3 तरह के अवार्ड मिले थे, तो मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिए हैं, इन्हें भी पढ़ लेना, एक बार ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी मई 2024 में किस राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके, उन्होंने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है, यानी कि चलता फिरता स्कूल। एक्चुअली में ये एक बस है जिसमें लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर भी है, टीचर वगैरह भी उपलब्ध रहेंगे। तो ये है स्कूल ऑन व्हील्स। तो इससे मणिपुर के राहत शिविरों में जो बच्चे रह रहे हैं उन्हें शिक्षा दी जाएगी, उनके पास जा जा करके। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा कुछ समय पहले असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट शुरू किया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। आप लोग सुनते ही रहते होंगे कि उत्तराखंड में वहां पे जो जंगल है, जो पहाड़ है, वहां पे आग लगती रहती है, अभी भी लगी थी। और फिर उसी के लिए हमने अभी पढ़ा भी था, शायद इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन बाम्बी बकेट चलाया था उस आग को बुझाने के लिए। और अभी उत्तराखंड सरकार ने उस आग को आगे बढ़ने से कंट्रोल करने के लिए और आगे भविष्य में इस तरह की आग न लगे, आग न फैले, उसके लिए ये पिरुल लाओ पैसे पाओ नाम से एक अभियान शुरू किया है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। अब क्या होगा इस अभियान में? तो देखो, जंगलों में जो सूखा पारुल है, अब ये पारुल क्या है?
तो जो चीड़ के पेड़ होते हैं जब उनकी पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाती है तो उसे पारुल कहते हैं। तो इस अभियान में यही कहा गया कि लोग इन सूखे पारुल को इकट्ठा करके जो भी निर्धारित पारुल संग्रहण केंद्र है वहां तक लेकर के जाएंगे और वहां पे जमा कराएंगे। अब आप कहोगे कि लोग ऐसा क्यों करेंगे, इतने फोकट थोड़ी ना है। तो सरकार ने कहा कि हम इसके बदले में आपको पैसे देंगे। फिर लोगों ने कहा हाँ जाएंगे। और कितना रुपया मिलेगा? 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेंगे। अब आप सोचोगे ये सब क्यों कर रहे हैं? तो ये जो पारुल होती है इनकी ज्वलन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी इनमें आग लगती है और बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि इस अभियान के थ्रू हम जंगलों से इन पारुल को ही साफ कर दें, इन पारुल को ही हटा दें। अब आप कहोगे कि अभियान हमें समझ में आ गया, लोग पारुल को इकट्ठा करके लाएंगे, सरकार के पास जमा करा देंगे, उसके बदले में लोगों को पैसा मिल जाएगा। लेकिन सरकार इन पारुल का करेगी क्या? तो इन पारुल का कई तरह से उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि घरेलू पशुओं के लिए बिस्तर बनाने में इनका उपयोग होता है, गाय के गोबर में मिलाकर उर्वरक बनाया जाता है, फलों की पैकेजिंग वगैरह में ये काम आते हैं। और वैसे राज्य सरकार ने 25 किलोवाट का एक बिजली संयंत्र यानी कि एक प्लांट भी लगाया है जहां पे इन पारुल का उपयोग किया जाता है एज अ फ्यूल। तो अभियान आपको समझ में आ गया। तो याद रखना उत्तराखंड ने इसको शुरू। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा तीसरा स्थान। तो यूके स्थित एक वैश्विक थिंक टैंक है एम्बर नाम से, जिसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट। और उसमें बताया कि भारत 2023 में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है, जो कि 2015 में विश्व में 9वें स्थान पे हुआ करता था। और अभी 2023 में भारत ये जापान को पीछे छोड़ करके तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। इसमें यह भी बताया कि 2023 में विश्व की कुल उत्पादित बिजली में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% रहा है। वहीं अगर भारत के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, यानी कि 2023 में भारत की कुल उत्पादित बिजली में सौर ऊर्जा का योगदान 5.8% रहा है। और इसी में यह भी बताया कि 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कोयले की तुलना में दोगुनी रही है, यानी कि ट्वाइस। तो भारत तो विश्व में इस मामले में सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में 2023 में तीसरे स्थान पे आ गया, जापान को पीछे छोड़ करके। पहले और दूसरे स्थान पे कौन है? तो पहले पे चाइना को बताया गया और दूसरे पे अमेरिका को बताया गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों की सूची आई है, उसमें भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो आंसर होगा 2। तो अभी हैनले एंड पार्टनर्स और एक फर्म है न्यू वर्ल्ड वेल्थ, इन्होंने मिलकर के दुनिया के टॉप 50 सबसे दौलतमंद शहरों की लिस्ट जारी की है और उस रिपोर्ट को, इस लिस्ट को नाम दिया है वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024। और इस लिस्ट में पहली बार 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया है, मुंबई और दिल्ली। इस लिस्ट में मुंबई 24वें स्थान पर है तो दिल्ली 37 नंबर पर है। और इसमें रैंकिंग किस हिसाब से दी गई है? तो इसमें यह देखा गया कि किस शहर में सबसे ज्यादा करोड़पति निवास करते हैं, तो इस हिसाब से ये रैंकिंग दी गई। इसमें टॉप पर न्यूयॉर्क है, सबसे ज्यादा करोड़पति लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं। और भारत से 2 शहर इसमें शामिल है, मैंने बताया, मुंबई और दिल्ली। मुंबई इसमें 24वें स्थान पर है तो दिल्ली 37 नंबर पर है। ये आपको ध्यान रखना है। बस इतनी सी ये रैंकिंग है। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है गगन स्ट्राइक सेकंड, इसका आयोजन कहां पे किया? तो आंसर होगा पंजाब में। तो एक्सरसाइज का नाम है गगन स्ट्राइक सेकंड। भारतीय सेना और वायुसेना ने इसमें हिस्सा लिया, मतलब इन दोनों ने इसका आयोजन किया। कहां पे किया? पंजाब में। उद्देश्य क्या है? दोनों सेनाओं के बीच में तालमेल बिठाना और अपने संयुक्त कौशल का प्रदर्शन करना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी मई 2024 में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? शक्ति एक्सरसाइज। किन 2 देशों के बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। कब से कब तक? 13 से लेकर 26 मई 2024 तक। और कहां पे? मेघालय के उमरोई में। इस बार 2024 में ये इसका 7वां संस्करण है। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि हर 2 साल में होने वाला। पहली बार ये 2011 में हुआ था और जो आखिरी बार इसका 6वां संस्करण हुआ था वो 2021 में हुआ था फ्रांस में। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने विमान वाहक पोत जिसका नाम है फुजियान, इसका समुद्री परीक्षण किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो फुजियान पूछे क्या है ये? तो ये विमान वाहक पोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब ऐसा जहाज जिस पर आप विमान रख सकते हो। समुद्र के बीच में
विमान उतर जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा, तो उसे कहते हैं विमान वाहक पोत। बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। और अभी ये चीन का है, फुजियान, इसने अभी इसका परीक्षण किया है। ये चीन का तीसरा विमान वाहक पोत है। और भारत की बात करें तो भारत के पास भी 2 विमान वाहक पोत हैं। जो ऑलरेडी हमारे पास था वो INS विक्रमादित्य था, जो हमने रशिया से लिया था। और दूसरा जो हमने खुद ने बनाया, हमारा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये। इसका नाम INS विक्रांत है। और आपको याद हो तो इसे कब कमीशन किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2022 को कोच्चि, केरल से, याद रखें। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस बैंक ने NRI कस्टमर्स के लिए UPI सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा ICICI बैंक। तो एक्चुअली में अभी तक क्या होता था, जो NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते थे, उन्हें UPI पेमेंट करने के लिए अपने बैंकों के साथ एक भारतीय मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता था। पर अब ICICI बैंक के NRI कस्टमर्स अपने इंटरनेशनल नंबर का इस्तेमाल भारत में UPI पेमेंट के लिए कर सकेंगे। तो अभी ICICI बैंक ने ये सुविधा अपने मोबाइल एप्लीकेशन, जो उसका मोबाइल एप्लीकेशन है आई मोबाइल पे, उसके जरिए शुरू की है। तो याद रखना, ICICI बैंक NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 10 देशों में ये सुविधा देगा। वो 10 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर और सऊदी अरब। वैसे ये जो मैंने देशों के नाम बताए वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिहाजा से, वो तो मैंने न्यूज़ थी इसलिए आपको बता दिया। लेकिन एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बैंक ने अभी NRI कस्टमर्स के लिए UPI सुविधा शुरू कर दी है, जहां पे वो अपने इंटरनेशनल नंबर को ही UPI पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आंसर होगा ICICI बैंक। और एग्जाम में थोड़ा स्टैटिक जाकर के अगर पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है कि ICICI बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। जैसे SBI का होता है ना, योनो बैंक हो गया। अभी हमने पढ़ा था बैंक ऑफ बड़ौदा का BOB वर्ल्ड है, जिसको RBI ने बैन कर दिया था। तो उसी तरह से ये इसका एप्लीकेशन है। अच्छा, ICICI बैंक से कुछ और भी याद आता है क्या आपको? याद आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि अभी ICICI बैंक 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप के साथ भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हो गया है। इसके स्टैटिक की बात करें तो स्थापना होती है 1994 में। फुल फॉर्म भी होती है इसकी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मुंबई में मुख्यालय है। MD CEO संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन होती है, हम है ना ख्याल आपका। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट किसने जारी किया? तो आंसर होगा नेपाल ने। तो अभी नेपाल ने 100 रुपए का नया नोट जारी किया है। नोट जारी किया, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस पर अपना नया नक्शा छापा है जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को उसने अपना बता दिया। ये दिक्कत है। भारत के 3 क्षेत्र हैं, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। और आपको बता दूं, नेपाल ने यह हरकत पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी 2020 में उसने अपना नया नक्शा जारी किया था, उसमें इन 3 क्षेत्रों को अपना बताया था। अब आप सोचोगे कि नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है, पागल है क्या? मैं आपको कारण बताता हूं और मैं आपको पूरे रीजन के साथ समझाता हूं, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। विद मैप आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ये याद रखो कि नेपाल जो है ये भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है। चलो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितने राज्यों से और कौन कौन से राज्यों से सीमा लगाता है, जब तक मैं आपको इसका कारण समझा देता हूं। तो ये समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं 1765 में, जब नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य की स्थापना की थी। और उन्हीं के नेतृत्व में इन गोरखों ने भारत से सटे राज्य जैसे कि सिक्किम, गढ़वाल और कुमाऊं पर अपना नियंत्रण कर लिया था। उस समय आपको पता है भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच लड़ाई हुई। ये जो लड़ाई है 1814 से लेकर 1816 तक चली। और इस लड़ाई में आपको पता है कौन जीतेगा? जो अंग्रेज है वही जीतेंगे। तो इस लड़ाई में नेपाल को अपना 2/3 हिस्सा खोना पड़ा था। हालांकि ये वही हिस्सा था जो नेपाल ने भारत से छीन लिया था। और इनके बीच जो ये लड़ाई है ये सुगोली संधि के साथ समाप्त हुई थी। सुगोली एक शहर है जो कि बिहार के चंपारण में है। ये संधि यहीं पे हुई थी, इसलिए इसको सुगोली संधि बोलते हैं। ये शब्द आप बहुत बार सुनोगे। तो क्या कहा गया था इस संधि में? इस संधि में कहा गया था कि भैया महाकाली नदी के पूर्व इलाके में पड़ने वाला जो क्षेत्र है उस पर नेपाल का अधिकार होगा और उसके पश्चिम वाला जो क्षेत्र है उस पर भारत का अधिकार होगा। अब आप कहोगे कि संधि में ये सब कुछ क्लियर हो गया था, तो ये विवाद आज तक क्यों चल रहा है, ये डिस्प्यूट क्यों चल रहा है आज तक? तो उसका कारण है ये महाकाली नदी, जैसे भारत में शारदा नदी भी कहते हैं। दरअसल है क्या, जो ये महाकाली नदी है ना, वो कई अलग अलग धाराओं से मिलकर बनी है और ऐसे में इसके उद्गम स्थल को लेकर के अलग अलग मत है। नेपाल कहता है कि भैया महाकाली नदी की जो मुख्य धारा है ये लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, इसीलिए इसे ही उद्गम स्थल माना जाएगा। क्योंकि उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा है उसके अनुसार, इसीलिए लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी ये नेपाल का हिस्सा हुआ, ऐसा नेपाल कहता है।
जबकि भारत क्या कहता है कि भैया काला पानी नदी की सभी धाराएं काला पानी गांव में आकर मिलती है, इसीलिए इसे ही नदी का उद्गम स्थल माना जाएगा और ऐसे में लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा मानना गलत होगा। तो अब ये इन क्षेत्रों को लेकर के जो डिस्प्यूट चलता है, जो विवाद चल रहा है कि भाई ये वो कहता है ये उनका है, हम कहते हैं ये हमारा है। क्यों कहते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। जो संधि हुई थी अंग्रेजों और नेपाल के बीच में, भाई महाकाली नदी के पूर्व वाला तुम्हारा है, पश्चिम वाला हमारा है। अब वो बात तो ठीक है, लेकिन जो ये नदी है अब ये डिस्प्यूट का कारण पैदा करती है। नेपाल कहता है कि नदी यहां से निकल रही है, ये इसका उद्गम स्थल है तो इसके हमारा। हम कहते हैं नहीं भैया ये नदी यहां से निकल रही है तो इसके इधर वाला हमारा। तो ये पंगा है। मैंने आपको पूरा कारण समझा दिया, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में, सिंपल भाषा में। देखो फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा चंद्रयान 3। तो अभी कोचीन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने, वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के समुद्री तट पर टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति खोजी है। इसे याद रखना समुद्री भालू भी कहते हैं और अभी इसी की नई प्रजाति खोजी है और इसी का नाम चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में उसका नाम इसके नाम पे रखा गया है। क्या नाम रखा? बेटेलिप्स चंद्रायणी। और आपको बता दूं ये तीसरी बार है जब भारतीय जल में समुद्री टार्डिग्रेड मिला है। टार्डिग्रेड किस तरह का दिखता है? समुद्री भालू ये इस तरह का दिखता है, 8 पैर होते हैं इसके और कठिन से कठिन वातावरण में भी ये जीवित रह लेता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए अभी कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो आंसर होगा बाम्बी बकेट ऑपरेशन। तो अभी उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई, फिर से आपको बताएं, और इसे बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन बाम्बी बकेट शुरू किया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया? MI-17 V5। और इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स ने आग बुझाने के लिए उन पर पानी डाला, लगभग 17,700 लीटर पानी डाला। तो अगर आपसे पूछे कि इंडियन एयरफोर्स का जो ये बाम्बी बकेट ऑपरेशन है इसका संबंध किससे है? उत्तराखंड में लगी जंगलों की आग को बुझाने से। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया? तो आंसर होगा श्रीलंका ने। तो अभी श्रीलंका ने अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ बिजली समझौता किया है। मतलब अदानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में 2 विंड पावर स्टेशन बनाएगा जिससे बिजली का उत्पादन होगा। और ये कौन सी बिजली होगी, कौन सी एनर्जी होगी? रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। क्योंकि विंड एनर्जी तो एक ग्रीन एनर्जी है ना, मतलब अक्षय ऊर्जा है। और इसके लिए दोनों के बीच में 20 सालों के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है। तो इस एग्रीमेंट के अनुसार श्रीलंका अदानी कंपनी को 1 किलोवाट आवर एनर्जी के बदले 8.26 सेंट का भुगतान करेगी। तो इस प्लांट को बनाने के लिए कंपनी $442 मिलियन यानी कि लगभग 367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी श्रीलंका में। देखो श्रीलंका की बात करें तो इसकी जो कमर्शियल कैपिटल है वो कोलंबो होती है और यहाँ पे आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, करेंसी है श्रीलंकन रुपी और प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। और आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि श्रीलंका के जो पूर्व प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे, अभी उन्होंने एक बुक लिखी है, वो बुक इंपॉर्टेंट रहेगी, नाम है द कॉन्स्पिरेसी। वैसे भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा आइसलैंड में। तो याद रखना अभी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट शुरू हुआ है जो कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा और उसे जमीन के अंदर चट्टानों के रूप में स्टोर कर देगा। बात करें ये प्लांट किस कंपनी ने बनाया तो क्लाइमवर्क्स एजी नाम की कंपनी है, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। कहां पे बनाया? आइसलैंड में बनाया है। प्लांट का नाम है मेमथ और इस प्लांट की कैपेसिटी, इसकी क्षमता की बात करें तो हर साल 36,000 टन कार्बन सोख लेगा ये वातावरण से। और मैं आपको याद दिला दूं या शायद 2021 या 2022 में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसी तरह का एक प्लांट आइसलैंड में ही ओपन हुआ था और वो इस तरह का काम करने वाला, यानी कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला और उसे जमीन के अंदर चट्टान के रूप में कन्वर्ट करने वाला वो दुनिया का पहला प्लांट बना था। उसका नाम ओरका था। लेकिन ये वाला जो मेमथ नाम का जो प्लांट है ये उससे 10 गुना बड़ा है। तो आप प्रश्न में देखोगे तो मैंने ऐसा नहीं लिखा कि ये दुनिया का ऐसा करने वाला पहला प्लांट है, क्योंकि पहला तो पहले ही ओपन हो चुका है।
ये उससे 10 गुना बड़ा है। तो मैंने प्रश्न को इसी तरह से लिखा है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां पे शुरू हुआ है? तो आइसलैंड में ही। बात समझ में आ रही है? और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आपको करवाता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो फिर आप उत्तर करना डेनमार्क है। यह भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। देखो बात यहां पे आइसलैंड की है। मेरा मैप में आइसलैंड, कैपिटल क्या होती है? रिक्सजेविक, करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और प्रधानमंत्री हैं बजरनी बेंडिक्सन। आपको याद हो तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 आया था, उसमें टॉप पे आइसलैंड रहा था। भारत उसमें 126 नंबर पे था टोटल 163 देशों में से। और पिछले साल ही जो वर्ल्ड सेफिएस्ट कंट्री 2023 की लिस्ट आई थी उसमें भी टॉप पे आइसलैंड ही था। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपना वॉलेट एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने अपना एक नया ऐप गूगल वॉलेट इसे अभी भारत में लॉन्च कर दिया है। ये एक डिजिटल वॉलेट है, जिस तरह से एप्पल वॉलेट है उसी तरह से ये काम करता है, जिसमें आप अपने डिजिटल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं सिक्योरली। अब बात गूगल की है तो गूगल की स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। फाउंडर इसके रहे लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट और इसके सीईओ मतलब गूगल के सीईओ और इसकी जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट उसके सीईओ बने थे सुंदर पिचाई। और आपको याद होगा अभी गूगल ने भारत में डीजी कवच नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना। उसके अलावा आपको याद होगा इसे गूगल ने किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था? तो बार्ड नाम से। फिर इसने इसका नाम बदल के जेमिनी एआई भी कर दिया था, ये भी ध्यान में रखना।